सुर्खियों में। नमस्कार, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुभा रोहतगी और आज हमारी चर्चा का विषय है बांग्लादेश में आम चुनाव के बाद द्विपक्षीय संबंधों की नई दिशा। इस विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत। अनिल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अनिल जी, बांग्लादेश में कल यानी कि 12 फरवरी को संसदीय चुनाव हुए, जो जुलाई 2024 में वहां हुए आंदोलन के बाद पहला आम चुनाव है। इस चुनाव को बांग्लादेश की राजनीति की दृष्टि से आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि इलेक्शन हो गए, क्योंकि अभी तक लोगों को यह शंका थी कि शायद किसी न किसी तरह से या तो करंट डिस्पेंसेशन उसको ना होने देना चाहता हो। लेकिन अच्छी बात है कि इलेक्शंस हुए हैं और वहां पर एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन होगा। और जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें यह है कि जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी अवामी लीग शेख हसीना की, उसको तो बाहर ही किया हुआ, तो उनके तो नहीं इलेक्शन लड़े हैं, तो एक तरह से वो इंक्लूसिविटी तो नहीं है वहां पर। लेकिन उसके अलावा जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो ग्रुप्स के बीच में लड़ी हैं, चाहे वो बीएनपी के अंदर में नहीं हो या जमात इस्लामी के साथ मिलकर के लड़ी हो, तो अभी तक ये था कि हम देख रहे थे कि दोनों ही पार्टीज जो हैं वो पहले एक साथ लड़ा करती थी, बीएनपी और जमात इस्लामी के आपस में। लेकिन इस बार वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट पिच थे। बिल्कुल। और आपने सुना होगा कि जब तारिक रहमान साहब से पूछा गया कि क्या आप नेशनल गवर्नमेंट बनाएंगे, तो उन्होंने कहा अगर हम जीत जाएंगे तो डेमोक्रेसी के लिए एक अपोजिशन की आवश्यकता जरूर है। तो वो इसलिए अपने आप एक बीएनपी की जो अपनी फिलॉसफी है, अपने आप के ऊपर उन्होंने ये इलेक्शन लड़ा है और उस इलेक्शन में उनकी जीत भी हुई है। तो उनके पास अच्छी खासी मेजॉरिटी है, जिसके चलते वो चला पाएंगे। और जैसा कि जो दूसरे रहमान साहब हैं अपने इसके जमात इस्लामी के लीडर, उन्होंने भी कहा है कि हम एक पॉजिटिव अपोजिशन के रूप में बात करेंगे। लेकिन दोनों के ही अगर आप उनके मैनिफेस्टोज को पढ़ें तो वो एक तरह से स्ट्रॉन्गर बांग्लादेश फर्स्ट, इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं और वो बड़ी अच्छी बातें हैं। हर एक कंट्री चाहता है कि हमारे देश का उत्थान हो और आगे बढ़े, डेवलप करे, क्योंकि बांग्लादेश ने पिछले कुछ करीब 1.5 साल से ज्यादा में बहुत ज्यादा परेशानियां झेली हैं। और उसका जो एक ग्रोथ का जो ट्रेजेक्टरी थी वो मैं समझता हूं काफी डिमोलिश हो गई थी। और उसको किस तरह से आगे दोबारा लाना है, तो एक बड़ा चैलेंज लोगों के पास जो भी सरकार आई और उसके जो लीडर्स हैं उनको सबसे बड़ा ये रहेगा। तो मैं समझता हूं लोगों को एक अच्छी आशा है। और बहुत से लोग जो थे, आप देखिए कि अब तक एक तरह से जमात इस्लामी जो थी किंग मेकर का रोल अदा करती थी, और लेकिन अब इस बार उन्होंने खुद पावर में जाने की कोशिश करी है। तो ये देखा गया कि देखिए लोगों को प्रेफरेंस वही पुरानी पार्टीज का है। हमने देखा कि सिटीजनशिप पार्टी हो या छात्र आंदोलन का ग्रुप हो या हो, उन सबको कोई बहुत ज्यादा वोट्स वगैरह नहीं मिले हैं। तो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रक्चर जो है अभी भी प्रिवेल करता है। अब देख रहे हैं उसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो हुई है वो ये है कि साइमल्टेनियसली यूनुस गवर्नमेंट ने एक तरह का रेफरेंडम, बिल्कुल, जनमत संग्रह भी हुआ है वहां पर दिया था जी। और वो जो है उसमें करीब 75 या 77% जितने भी लोग हों उन्होंने कहा है कि यस का दिया है। और उससे क्या है कि अब एक यस गवर्नमेंट के ऊपर एक रिस्पांसिबिलिटी आ जाती है कि जो रेफरेंडम हुआ है उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि वो तो पार्लियामेंट के अंदर ही जाकर के डिस्कस होगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होने हैं या नहीं होने हैं। उसमें भी अपोजिशन का एक बड़ा रोल रहेगा। क्या अपोजिशन उन बातों से सहमत है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में बहुत कम लोगों को पता है कि एक्चुअली क्या आप चेंजेस लाना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर हो और वायलेंस और ये सारी चीज खत्म हो वहां पर, और एक स्टेबल बांग्लादेश हो, और ये एक बड़ी आवश्यक चीज है। हम चुनावों के अगर नतीजों की ही बात करें तो जैसे भी आपने कहा कि तारिक रहमान, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अब अध्यक्ष बन चुके हैं, उनकी पार्टी को 2/3 से ज्यादा बहुमत मिला है। और अब लगभग तय माना जा रहा है, या कह सकते हैं कि संभावित अगले प्रधानमंत्री जो बांग्लादेश के होंगे, संभावना यही है कि वो तारिक रहमान बनेंगे। खास बात यह है कि रहमान ने 17 साल बाद यानी कि दिसंबर 2025 में वो बांग्लादेश लौटे और चुनाव से महज 1 महीने पहले यानी कि इस साल जनवरी में उन्होंने पार्टी की कमान संभाली। और ये भी जरूरी बात यहाँ पर है बतानी कि उन्होंने अपने जीवन का वो पहला चुनाव लड़ा उन्होंने। तो अगर हम इन सब चीजों को देखें तो बीएनपी की जीत में रहमान की भूमिका कितनी अहम रही, या फिर आप कहेंगे कि अपने माता पिता का राजनीतिक उत्तराधिकारी होने का उन्हें फायदा मिला? देखिए, दोनों चीजें हैं।
जब उनको जाके यूके में रहने लगे, वो उनके खिलाफ काफी केसेस हुए शेख हसीना की रिजीम में, तो एक तरह से वो निकल गए वहां पर, और वहां से वो कंटिन्यू करके लीडर को, क्योंकि शेख जो खालिदा जिया थी उनकी हालत ठीक नहीं थी, उनकी सेहत ठीक नहीं थी बहुत साल तक, तो ज्यादातर इफेक्टिवली वही करते थे, चला रहे थे उसमें। लेकिन लोगों को ये था कि वापस आएंगे तो कैसे आएंगे, वो केसेस बड़े पेंडिंग थे। तो यूनुस सरकार ने वो सारे केसेस विड्रॉ किए उनके खिलाफ, और उसके बाद में वो आए और यहाँ पे लड़े। तो मैं समझता हूँ एक तो सिंपैथी फैक्टर डेफिनेटली होता ही है। लेकिन अगर आप देखें कि बांग्लादेश में दो पॉलिटिकल पार्टीज मेजर हैं, एक अवामी लीग है और एक बीएनपी है, और उन्हीं के अराउंड कुछ ना कुछ कोalition बनता है, तो उनके जो है वर्चुअली वो एक दूसरे के खिलाफ बराबर की टक्कर में रहती हैं। हालांकि अवामी लीग को लोग कहते हैं कि बड़ी पार्टी है, लेकिन रफली आप कह सकते हैं कि बराबर उनका इन्फ्लुएंस है और सपोर्ट है पब्लिकली। तो ये इसको तारिक रहमान साहब को, क्योंकि देखिए आप उन्होंने दो जगह से इलेक्शन लड़ा जी, एक ढाका से और एक दूसरी जगह से, तो दोनों में ही जीते हैं जी बिल्कुल। तो इसका मतलब है उनकी पॉपुलैरिटी तो है ही है, खुद भी एज ए लीडर ऑफ द पार्टी एंड ऑल्सो फॉर हिज पार्टी। जी, अगर हम भारत के साथ बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों की बात करें तो बांग्लादेश में लगभग 18 महीने के बाद एक चुनी हुई सरकार का बनना दोनों देशों के आपसी संबंधों के लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, भारत की हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि हमारे जितने भी नेबर्स हैं, हम उनको भला चाहते हैं, उनकी ग्रोथ चाहते हैं, उनका डेवलपमेंट चाहते हैं, और उसके लिए भारत ने अपनी एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी बनाई, जिसका प्रधानमंत्री मोदी के टाइम पे अगर हम देखें तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है उसके अंदर, उस पॉलिसी के अंदर। पहली बार प्रधानमंत्री ने, जब उन्होंने 2014 में अपनी शपथ लेने की थी, तब सारे सार्क के देश के लोगों को बुलाया था, सब लीडर्स को, और कोशिश ये थी कि हम सब साथ मिलकर के आगे बढ़े, क्योंकि भारत की ये पॉलिसी है कि अगर हम बढ़ेंगे तो हमारे साथी भी बढ़ना चाहिए साथ साथ। और बांग्लादेश में पिछले हमने जो देखा है कि इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से, नॉट नेसेसरली ये इंडिया के खिलाफ, बट इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से वो एक इंडिया बैशिंग वहां पर काफी शुरू हो गई, और बिग ब्रदर सिंड्रोम से सफर करने के बाद, और उन्होंने जो है दूसरे कुछ ऐसे देश, पाकिस्तान, चीन और इन सब का, और अमेरिका, इन सब के साथ मिलकर के भारत के जो इंटरेस्ट है उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करी है। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि ज्योग्राफी को तो कोई नकार नहीं सकता है, तीन तरफ से भारत से जो सीमा है उनकी 4000 किलोमीटर से ऊपर की हमारी सीमा है, और उसी की सिक्योरिटी जो है भारत के लिए भी एक बड़ा चिंता का विषय रहता है हमेशा, क्योंकि हिस्ट्री पास्ट में हमने देख चुके हैं उसमें। भले ही कोई भी गवर्नमेंट हो, वो तो वहां के लोगों को चुनना होता है कि किसको चाहते हैं पावर के अंदर में, क्यों लाना चाहते हैं, क्या है वो तो वो जाने, वो तो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन एक अच्छी बात है। भारत ने, आपने देखा होगा कि जब शेख खालिदा जी की डेथ हो गई जी, तो हमारे विदेश मंत्री गए उसमें, और उन्होंने वहां पर तारिक रहमान साहब के साथ में बातचीत की और उनको कॉन्डोलेंसेज दी भारत की तरफ से, और ये एक बहुत बड़ा अच्छा कदम था, मैं समझता हूँ बड़ा टाइमली कदम था। और उसके अलावा हमारे हाई कमिश्नर ने दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनसे भी बातचीत करी सबसे, तो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन सभी पॉलिटिकल पार्टीज, मैसेज सिर्फ ये था कि भारत जो है वो बांग्लादेशी लोगों के लिए भला चाहता है, पूरे देश के लिए भला चाहता है, ये हमारा मैसेज रहा। आज प्रधानमंत्री मोदी मेरे ख्याल से सबसे पहले नेता रहे होंगे जिन्होंने तारिक रहमान साहब को मैसेज ही नहीं किया कांग्रेचुलेशंस का, बट उनके साथ फोन पर बातचीत भी की, और जिसको वहां की बीएनपी पार्टी ने भी काफी सराहा है। इस बात से आपने देख लिया है उसके बारे में जो वहां से मैसेजेस आ रहे हैं। तो आशा यही है कि हमारे रिलेशंस ठीक होंगे और बहुत प्रगाढ़ ना भी हो, क्योंकि उनका अपना पॉलिटिकल वो है, वो चाहते हैं कि बैलेंस फॉरेन पॉलिसी हो, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एंटाई इंडिया अगर पॉलिसी होगी तो उसमें उनका ही नुकसान है, वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं मेरे ख्याल से। और मुद्दे कुछ हैं जो दोनों के बीच में, उनको डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए सुलझाया जा सकता है। आपने कहा कि कैसे उन्होंने तारिक रहमान को उनकी बीएनपी की जीत पर, पहले शायद नेता थे जिन्होंने उनको बधाई का संदेश भेजा, तो प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में ये भी कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहेगा। पिछले कुछ समय से जब पड़ोसी देश में ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज हैं उन पे जिन तरह के हमलों की जो घटनाएं हमने देखी, उसके परिप्रेक्ष्य में आप इस संदेश को कैसे देखते हैं? शुरू से अगर आपको याद होगा कि जब से वहां पर शेख हसीना को हटाया गया और उसके बाद से जिस तरह की सरकार वहां पर आई और जिस तरह से इंटरिम सरकार ने कुछ कदम उठाए, उसमें भारत ने हमेशा से यही कहा है कि कोई भी सरकार हो लेकिन वो चुनी हुई होनी चाहिए, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो, उसके साथ में हम पूरी तरह से बातचीत करेंगे और उसके साथ हम पूरे रिश्ते निभाएंगे इन अकॉर्डेंस हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। बांग्लादेश हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर है, लेकिन जो पीछे हमने 18 महीने में देखा है उससे काफी एक तरह की कड़वाहट और नेगेटिविटी जो थी हमारे रिलेशनशिप के बीच में आ गई। हालांकि भारत ने, मैं कहूंगा, काफी कोशिश की उस रिश्ते को संभाल के रखने की, हमेशा से पूरी मदद की। इस सब के बावजूद लोगों को वहां पर माइनॉरिटीज की हिफाजत करना
करना जो है वो जो भी सरकार होती है उसका कर्तव्य होता है। यही भारत कहता है। हम नहीं कह रहे कि हम कर रहे हैं उनकी सफाई, हम कहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको देखिए माइनॉरिटीज की, जो भी माइनॉरिटीज है उस मुल्क में। और देखा उनके खिलाफ काफी अटैक्स वगैरह हुए जिससे भारत को बिल्कुल मतलब मैं समझता हूं कि एक तरह से भारतीय लोगों को ठीक नहीं लगा वो बात। तो प्रधानमंत्री मोदी का मैसेज बड़ा सिंपल है कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े, बांग्लादेश के लोगों को मदद करना चाहते हैं और वही मैसेज बड़ा क्लियर कहा गया है। देखिए हर कंट्री को डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव अगर होना है, क्योंकि अगर आप इंक्लूसिव नहीं है तो सीधी सी बात है आप देखिए कि आपको हमेशा एक तरह का समस्या बनी रहेगी जी। कि जब तक सारे लोग किसी भी देश के अंदर में अपने आप को एम्पावर्ड नहीं पाते हैं, अपने आप को स्टेक होल्डर नहीं देखते हैं उस देश की प्रगति में, तो वो उसके गवर्नेंस के लिए एक बड़ी समस्या रहेगी। मैंने एक दो बार तारिक रहमान साहब की बात सुनी फ्रॉम द बिगिनिंग और उन्होंने बड़ी खुद अपने आप एक इंक्लूसिविटी की बात करी। उन्होंने खुद कहा कि ये बांग्लादेश में चाहे हिंदू हों चाहे दूसरी जाति के लोग जितने भी लोग हैं वो बांग्लादेश सबका उनका है। तो मैं समझता हूं कि इनिशियल साइन जो हैं वो अच्छे हैं और हमें विश करना चाहिए कि बांग्लादेश की सरकार उसको स्टेबल कर पाए और प्रॉपर तरह से आगे बढ़े, जिसमें भारत अपना पूरा योगदान देगा। इस चुनाव में जमात-ए इस्लामी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, भले ही उसकी सीटों की संख्या बहुत बड़ी ना हो। तो भारत के लिए इस नतीजे को आप कैसे देखते हैं? क्या आप कहेंगे कि जमात-ए इस्लामी का बहुमत से इतना दूर रहना, यानी कि दूसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद बहुत ज्यादा सीटें ना मिलना, बांग्लादेश की सत्ता पूरी तरह से वैचारिक ध्रुवीकरण की दिशा में नहीं गई है, ये इस ओर इशारा करता है? अभी तक की जो रेपुटेशन जमात इस्लामी की रही है वो काफी कुछ एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच रही है उनकी और हाईली कंजर्वेटिव अप्रोच रही है। लेकिन रिसेंटली उन्होंने भी मेरे ख्याल से पॉलिटिकली काफी ठीक ठाक से स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए थे, लेकिन लोगों को उनकी जो पॉलिटिक्स है वो पूरी तरह समझ नहीं आई और इसलिए उनको जिताया नहीं और उन्होंने जिताया है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को। जी। तो नेचुरली है कि अब अपोजिशन में वो रहेंगे और अपोजिशन में कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल अदा करेंगे तो अच्छी बात है और वो वहां की सरकार और वहां की जो जनता है वो जज करेगी कि कौन कितने उनकी मदद कर सकता है या किस तरह से देश का रखरखाव कर सकता है। हम लोगों को तो सिर्फ मैं समझता हूं कि ये अर्ली डेज हैं, किस तरह से लोग आते हैं, किस तरह की पॉलिसीज इवॉल्व होती हैं, सबको देखना पड़ेगा और उसी हिसाब से मैं समझता हूं कि भारत जो है वो कैलिब्रेट करता रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल से आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने उनको मैसेज किया और फोन किया वो एक बड़ी अच्छी पहल है हमारी तरफ से और अब आगे उनके ऊपर है। बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध कई और मायनों में भी अहम है, क्योंकि आपने जैसे शुरू में कहा था कि हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनकी राज्य की सीमाएं बांग्लादेश से मिलती हैं, तो एक इन्फिल्ट्रेशन का जो घुसपैठ का मामला हमारे लिए एक बहुत ही सेंसिटिव, एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। इसके अलावा पिछले एक दशक में भारत ने पड़ोसी देश के साथ कनेक्टिविटी पर भी काफी निवेश किया है, नदियों के जल बंटवारे का भी एक मुद्दा है। तो इन सबको देखते हुए बांग्लादेश की नई सरकार से भारत की क्या उम्मीदें रहेंगी और आप आगे इन दोनों देशों के संबंध को कैसे देखते हैं? मेरा मानना यह है कि अगर हमारे रिलेशनशिप्स नॉर्मल रहते हैं, जैसे कि नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस, बीएनपी की अपनी एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है और पीछे भी खालिदा जिया प्राइम मिनिस्टर नहीं है, उनके साथ भी भारत ने काम किया है काफी अच्छी तरह से और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसको अपने देश को भी देखना है। अगर उनकी पॉलिसी बांग्लादेश फर्स्ट की है तो बांग्लादेश फर्स्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे बांग्लादेशी लोगों को मदद कौन कर सकता है, सबसे ज्यादा उनके लिए हितैषी कौन है। तो मेरा मानना तो यही है, इसलिए नहीं कि मैं फॉर्मर डिप्लोमेट हूं, बट मेरे बांग्लादेशी बहुत सारे दोस्त हैं, वो सब जानते हैं इस बात को कि इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा एक तरह की वसुधैव कुटुंबकम की अप्रोच के साथ में हमारे नेबर्स के साथ में सबसे पहले नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को बढ़ाकर आगे देता है। इस बीच में 18 महीने में आपने देखा होगा कई बार ऐसी सिचुएशन आई है कि जहां पर जिस तरह की पॉलिसी चलाई इंटरिम गवर्नमेंट ने, कोई और हो तो दूसरी तरह की अप्रोच लेता, लेकिन भारत ने कंटिन्यू किया ताकि लोगों को सफरिंग ना हो और ये मैं समझता हूं यही हमारी पॉलिसी रही है और यही आगे पॉलिसी रहेगी। और भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी ने एट द हाईएस्ट लेवल उनको कन्वे कर दिया है कि भारत उनके साथ खड़ा है और उनकी सपोर्ट करते हैं पूरी तरह से उनके नेशन बिल्डिंग में और रिस्टोरिंग द स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ बांग्लादेश विच विल आल्सो बी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। जी अनिल जी, आप इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए और आपने अपनी बातें रखी भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के बारे में, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुर्खियों में कार्यक्रम, जिसमें आज चर्चा का विषय था बांग्लादेश में आम चुनाव के बाद द्विपक्षीय संबंधों की नई दिशा। चर्चा में भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत। श्रोताओं, आप ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में